हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 10 तंतारा बीमारों की कथा। ठीक है, तंतारा बीमारों की कथा जो है ये है क्या, देख रहे हो पीछे आप ये पीपीटी देख पा रहे हो, है ना। तो मैं इसका सार बता रही हूँ। बेसिकली अंडमान निकोबार की जो ट्रैजिक ट्राइबल लव स्टोरी है, टू ट्राइबल्स के लव ने बाउंड्री चैलेंज की है पर सोसाइटी ने अपोज किया। करेज और सैक्रिफाइस का ये इमोशनल चैप्टर है। लव वर्सेस ट्रेडिशन कैन ब्रेक्स हार्ट, है ना। ये हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। और लेकिन उससे पहले द ड्रिल इज आपको डाउनलोड करना है ये सब कुछ ई विद्यार्थी की वेबसाइट से अपने लिए, ताकि आपके पास अच्छा खासा स्टडी मटेरियल हो, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। ये सब आपको ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे मिलेगा एकदम फ्री। आप डाउनलोड कर सकते हैं एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, वीडियोस, नोट्स, समरी, सारा कुछ। ठीक है, अब चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे लेखक की दुनिया में जिनका नाम है लीलाधर मंडलोई, और उनकी लिखी हुई एक ऐसी प्रेम कथा को जानते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो तैयार हैं? हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे कहानीकार से और सुनेंगे एक ऐसी कहानी की शुरुआत जिसने पता है क्या किया, एक पूरे द्वीप को एक धागे में पिरो दिया। बड़ी दिलचस्प बात है ना। तो शुरुआत करते हैं लेखक से। आखिर ये कहानी हम तक आई कैसे, किनसे होकर आई? चलिए सबसे पहले उन्हीं के बारे में जानते हैं। ये बात है साल 1954 की, और दिन भी कितना खास था, जन्माष्टमी का त्योहार। सोचकर देखिए कितना शुभ दिन था। और इसी पावन दिन पर छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से प्यारे से गांव गुढ़ी में जन्म हुआ लीलाधर मंडलोई जी का। उनका सफर शुरू हुआ उसी छोटे से गांव गुढ़ी से। फिर पढ़ाई लिखाई के लिए वो भोपाल और रायपुर गए, और फिर देखिए उनके टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को दुनिया ने पहचाना। साल 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन ने उन्हें इनवाइट किया ब्रॉडकास्टिंग की हायर एजुकेशन के लिए। सोच सकते हैं, गांव से लंदन तक का सफर, और आज वो प्रसार भारती दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है। इतने बड़े पद पर तो वो हैं, पर उनकी असली पहचान शायद कुछ और है। उनके अंदर ना एक कलाकार छिपा है। चलिए उनके उस रूप से मिलते हैं जो उनका कवि हृदय है। तो बात यह है कि लीलाधर मंडलोई जी मूल रूप से यानी दिल से एक कवि हैं, एक पोएट। और जब कोई दिल से कवि होता है ना, तो उसे हर चीज में एक कहानी, एक कविता दिखने लगती है। यही उनके साथ होता है। उनकी कविताओं में जादू क्या है? जादू है छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू, वहां की बोली की मिठास, और जिस तरह से वो वहां के लोगों की जिंदगी को शब्दों में उतारते हैं ना, ऐसा लगता है मानो सब कुछ हमारी आंखों के सामने चल रहा हो, बिल्कुल जिंदा चित्रण। लेकिन वो सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखते, वो एक गहरी सोच वाले लेखक भी हैं। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर जो लिखा है वो इतना जरूरी है, इतना डिटेल्ड है कि उसे एक सोशियोलॉजिकल स्टडी माना जाता है। मतलब समाज को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया। तो उनका जो कवि मन है ना, वही उनकी असली ताकत है। वही एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा झरना है जहां से लोक कथा, लोकगीत, ट्रैवल स्टोरीज, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और क्रिटिसिज्म, हर तरह का लेखन निकलता है। सबकी जड़ वही कवि मन है। और अपने इस बेहतरीन काम के लिए उन्हें ढेरों पुरस्कार भी मिले हैं। उनकी कुछ खास किताबों के नाम हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। सुनने में ही कितने दिलचस्प लग रहे हैं ना। तो ये तो हुई लेखक की बात। अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसके लिए हम यहाँ हैं। अब हम इस पाठ के इंट्रोडक्शन यानी पाठ प्रवेश को समझेंगे। देखते हैं कि कहानियों का जादू असल में होता कैसा है। ये बात कितनी सच्ची है, जरा सोचिए कि जो सिविलाइजेशन जितनी पुरानी होती है ना, उसके बारे में उतनी ही ज्यादा कहानियां होती हैं, उतनी ही ज्यादा किस्से होते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं कि ये कहानियां बिल्कुल वैसी ही हुई हों जैसा हमें सुनाई जाती हैं। हो सकता है थोड़ी बदल गई हों समय के साथ। लेकिन एक बात पक्की है, इन सब कहानियों के अंदर कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई सीख जरूर छिपी होती है। और ऐसी ही कहानियों का खजाना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वहां ढेरों किस्से मशहूर हैं, और इन्हीं में से कुछ चुनिंदा किस्सों को लीलाधर मंडलोई जी ने दोबारा लिखा है हम सब के लिए। तो अब हम उस खास कहानी की तरफ आ रहे हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ततारा वामीरो कथा। चलिए देखते हैं इस द्वीप की आत्मा क्या कहती है और इस कहानी के दिल में क्या संघर्ष छुपा है। तो ये जो कहानी है ततारा वामीरो की, ये इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। वहां की ये कहानी है। अब जरा उस द्वीप की हालत को समझिए। एक तरफ थी नफरत, विद्वेष, दुश्मनी, जिसने इतनी गहरी जड़ें जमा ली थीं कि निकालना मुश्किल था। और दूसरी तरफ था एक जोड़े का आत्म बलिदान, उनका सैक्रिफाइस,
जिन्होंने इस नफरत को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली थी। जी हाँ, ये कहानी उसी जोड़े के बलिदान की है। उन्होंने जो त्याग किया, ये उसकी दास्तान है। तो फिर आगे क्या हुआ? कैसे उनके बलिदान ने सब कुछ बदल दिया? यही है प्रेम की शक्ति। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये तो ऐसी बात है जिसे कोई झुठला नहीं सकता है ना, कि प्रेम सबको जोड़ता है और नफरत वो तो बस दूरियां बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? ये इस कहानी का आधार है। और इसीलिए जो लोग समाज के लिए अपने प्रेम का, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी का बलिदान कर देते हैं, समाज उन्हें कभी नहीं भूलता, उन्हें हमेशा याद रखता है और उनके बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। इस जोड़े ने उस वक्त के समाज के सामने एक मिसाल कायम की थी, एक एग्जाम्पल सेट किया था। और यही वजह है कि उस द्वीप के लोग आज भी, इतने सालों बाद भी, उस जोड़े को बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी कहानी आज भी वहां जिंदा है। जो सभ्यताएं जितनी पुरानी होती है ना, उनके साथ उतनी ही किस्से कहानियां जुड़ी होती हैं। ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं होती, बल्कि अपने अंदर बहुत गहरे संदेश और सीख छिपाए रखती हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हम तक पहुंची है। जरा सोचिए तो, क्या प्रेम में इतनी ताकत हो सकती है कि वो जमीन के दो टुकड़े कर दे? क्या दो दिलों का मिलना भूगोल को बदल सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हमारी आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो अपने त्याग और बलिदान से अमर हो गई। तो चलिए इस कहानी के संसार में चलते हैं। कल्पना कीजिए, हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, यानी निकोबारी, उनका एक बहुत गहरा विश्वास है कि बहुत पुराने समय में लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दो अलग अलग द्वीप नहीं थे, बल्कि एक ही जमीन का हिस्सा थे। और इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा है जो आज भी वहां बड़े प्यार और सम्मान से सुनाई जाती है। तो सदियों पहले जब ये द्वीप एक हुआ करते थे, वहां पासा नाम का एक गांव था और उसी गांव में रहता था एक नौजवान ततारा। ततारा सिर्फ देखने में सुंदर और ताकतवर नहीं था, बल्कि उसका दिल भी उतना ही नेक था। वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने दूसरों की सेवा को ही अपना परम कर्तव्य, मतलब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया था, और इसी वजह से पूरे द्वीप के लोग उसका बहुत आदर करते थे। ततारा की एक और पहचान थी, उसकी कमर में हमेशा बंधी रहने वाली एक लकड़ी की तलवार। लोगों का ये मानना था कि भले ही वो तलवार लकड़ी की है, पर उसमें कोई अद्भुत दैवी शक्ति है, कोई जादू है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि ततारा ने कभी भी किसी के भी सामने उस तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। तो बस उसके साहसिक कारनामों की वजह से ये तलवार सबके लिए एक विलक्षण रहस्य, एक अनोखी पहेली बनी हुई थी। और फिर कहानी उस शाम की ओर मुड़ती है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसी शाम जब प्रेम ने एक गीत का रूप ले लिया और ततारा के शांत जीवन में एक खूबसूरत तूफान ले आया। सोचिए, दिन भर की मेहनत के बाद ततारा समंदर किनारे टहलने निकला था। सूरज डूब रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। तभी उसे पास से एक बहुत ही मधुर गीत सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई आवाज हवा के साथ बहती हुई उसी की तरफ आ रही हो। वो एक श्रृंगार गीत था जिसे एक युवती सारी दुनिया से बेखबर होकर पूरे मन से गा रही थी। वो गायन इतना असरदार था, इतना प्रभावी था कि ततारा अपनी सुध-बुध खोने लगा। मतलब वो उस आवाज के जादू में पूरी तरह डूब गया। जब समंदर की एक तेज लहर ने उसे भिगोया, तब जाकर उसकी तंद्रा टूटी और वो खुद को उस दिशा में जाने से रोक नहीं पाया जहां से वो गीत आ रहा था। वहां पहुंचकर उसने एक युवती को देखा। जैसे ही एक लहर ने उसे छुआ, वो हड़बड़ाकर गाना भूल गई। तंतारा ने बहुत ही विनम्रता से उससे पूछा, तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? वो युवती, जिसका नाम वामीरो था, एक अजनबी को देखकर चौंक गई। लेकिन उसने अपने गांव की रीति का मान रखते हुए थोड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि वो अपने गांव के लोगों के अलावा किसी और के सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। पर ततारा तो जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, गाओ, अपना गीत पूरा करो। जब वामीरो गुस्से में जाने लगी, तब ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसका रास्ता रोका और गिड़गिड़ाते हुए उससे उसका नाम पूछा। जब वामीरो ने अपना नाम बताया तो ततारा ने बहुत ही याचना भरे स्वर में कहा, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे, और दूसरी तरफ थी गांव की एक कठोर रीति, एक परंपरा जो उनके मिलन के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। तो देखिए, उस समय की ग्राम रीति यानी गांव का नियम बहुत ही सख्त था। नियम यह था कि शादी के लिए लड़के और लड़की दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी है। लेकिन वामीरो तो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का, इसलिए परंपरा के हिसाब से उनका रिश्ता होना नामुमकिन था। पहली मुलाकात के बाद तो उस रात दोनों को ही नींद नहीं आई।
अगले दिन ततारा शाम होने से पहले ही उस चट्टान पर पहुंच गया और वामिरो का इंतजार करने लगा। और वामिरो आई। इसके बाद तो ये रोज का नियम बन गया। वो हर शाम मिलते, बस एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते। शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये एक मूक समर्पण था। लेकिन ये खामोश प्रेम ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका और जल्द ही गांव में अफवाहें फैलने लगी और उनका विरोध शुरू हो गया। दोनों को समझाने की बहुत कोशिशें हुई, पर वो अपनी बात पर अड़े रहे। और यहीं पर कहानी हमें एक गहरे दार्शनिक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। सोचिए, ये रूढ़ियां क्यों बनती हैं? समाज को एक पहचान देने के लिए, एक सुरक्षा देने के लिए। लेकिन जब यही रूढ़ियां इंसानियत और प्रेम के रास्ते में बंधन और बोझ बनने लगे, तो क्या उनका टूट जाना ही बेहतर नहीं होता? अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच रही है। एक ऐसा पल जहां प्रेम की बेबसी, अपमान और गुस्सा, ये सब मिलकर एक ऐसी तबाही लाते हैं जो हमेशा के लिए इतिहास को बदल देती है। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। ये एक बहुत बड़ा त्योहार था जिसमें आसपास के सभी गांवों के लोग हिस्सा लेते थे। ततारा की बेचैन आंखें बस वामीरो को ढूंढ रही थीं। तभी उसने वामीरो को देखा, जो भीड़ से दूर एक खंभे के पीछे छिपी हुई थी। शायद लोगों के डर से सामने नहीं आ रही थी। ततारा को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी वामिरो की माँ वहां आ पहुंची और दोनों को साथ देखकर आग बबूला हो गई। पहला कदम था अपमान। उसने सबके सामने ततारा को बहुत भला बुरा कहा। गांव के लोग भी उसके खिलाफ बोलने लगे। दूसरा कदम विवशता। ये अपमान ततारा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। और फिर आया क्रोध। गुस्से में उसका हाथ अपनी तलवार पर चला गया और जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने एक अंतिम प्रहार किया। अपनी पूरी ताकत से इस तलवार को धरती में घोंप दिया और उसे खींचने लगा। और जहां जहां तक वो लकीर खींचता गया, धरती फटती चली गई। ततारा के क्रोध ने धरती को तो 2 टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन इस बंटवारे ने 2 प्रेमियों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि इस बलिदान ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। द्वीप के 2 टुकड़े हो चुके थे। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। ततारा जिस जमीन पर खड़ा था वो समंदर में धंसने लगी। वो छटपटाता हुआ नीचे फिसल रहा था और उसके मुंह से बस एक ही चीख निकल रही थी, वामिरो, वामिरो। और दूसरी तरफ से वामिरो भी उसे पुकार रही थी, ततारा, ततारा। बस यही थे उनके आखिरी शब्द। इसके बाद ततारा का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, और वामिरो, वो भी उसे खोजते खोजते पागल हो गई और एक दिन कहीं गायब हो गई। निकोबार के लोग मानते हैं कि ततारा की तलवार से जो द्वीप के 2 टुकड़े हुए थे, उनमें से एक आज का कार निकोबार है और दूसरा लिटिल अंडमान, जिनके बीच आज पूरे 96 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन उनकी ये त्यागमयी मृत्यु, उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। इस दर्दनाक घटना के बाद निकोबार के लोगों ने उस कठोर रीति को तोड़ दिया और दूसरे गांवों में भी शादी ब्याह के रिश्ते बनाने लगे। इस तरह उनके बलिदान से समाज में एक सुखद परिवर्तन आया। ततारा और वामिरो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये प्रेम कथा आज भी वहां घर घर में सुनाई जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे दूसरी वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, बाय।